अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज के प्रोग्राम में अमेरिका के हवाले से मेरे पास 3 टॉपिक हैं। एक तो जो रिसेंटली डेमोक्रेसी समिट हुई है उसके बारे में है। उसको इंडिया ने उसके फाइनल आउटकम को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जो मामला चल रहे हैं उस हवाले से हैं। और तीसरा, प्रेसिडेंट बाइडेन के रूल में अमेरिका किस तरह अपने दोस्तों से दूर होता जा रहा है, ख़ास तौर पे सऊदी अरब जो चाइना रशिया ब्लॉक में और इंडिया के करीब होता जा रहा है। किस तरह ट्रंप के साथ जो इंडिया की दोस्ती थी वो आज ठंडी पड़ गई है बाइडेन के ट्रिप में। इस पे तो पहले शुरू करते हैं हम जो डेमोक्रेसी समिट हुई है अमेरिका में उस हवाले से। देखें, 120 कंट्रीज़ इनवाइटेड थे इस डेमोक्रेसी समिट में, और ये एक स्पेशल डिज़ाइन के साथ वो की गई थी अमेरिकन इम्पीरियलिस्टिक एजेंडे को इम्पोज करने के लिए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उस डेमोक्रेसी समिट में अमेरिका को अपने जो मकसद थे वो पूरे करने में मुश्किल हो गए। देखें, पहले तो पाकिस्तान ने मना कर दिया, रशिया चाइना के करीब के मुल्कों ने मना कर दिया। इंडिया की ये खूबी शुरू से रही है। जब कोल्ड वार थी तब भी इंडिया नॉन अलाइंड था, ना रशियन ब्लॉक में जाता था ना अमेरिका। अमेरिका से दोस्ती थोड़ी ठंडी थी लेकिन रशियन ब्लॉक से ज़्यादा थी। लेकिन बहरहाल उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि 79 में जब अफ़गानिस्तान में रशिया ने हमला किया तो इंडिया ने न्यूट्रल रहा। 80 में मॉस्को ओलंपिक थे तो अमेरिका के कहने पे दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों ने बाइकआउट किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और वो मॉस्को ओलंपिक में नहीं गए क्योंकि उस वक्त ज़ियाउल-हक की पाकिस्तान में हुकूमत थी और वो टोटल अमेरिकन कंट्रोल्ड गवर्नमेंट थी मार्शल लॉ की, तो नहीं गए वो। लेकिन इंडिया गया। फिर 84 में लॉस एंजलिस ओलंपिक थे तो रशिया ने कहा कि अब मैं बाइकआउट करूंगा। तो उस वक्त सोवियत यूनियन था, तो मेरा ख्याल है 17-18 मुल्कों ने बाइकआउट किया। लेकिन इंडिया ने कहा हम तो जाएंगे, हमारी कोई अमेरिका से दुश्मनी नहीं है। तो ये एक मिसाल है कि इंडिया नॉन अलाइंड साबित भी करता रहा है। ठीक है, रशिया से हथियार मिलते थे इसलिए कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देता था और वही हथियार फिर भारत में यूज़ होते थे। 71-65 की वार में पाकिस्तान जितना भी वेपनरी यूज़ करता रहा है वो भारत के ख़िलाफ़ वो अमेरिकन हथियार थे। तो लामाला इंडिया को रशिया से हथियार लेना पड़ते थे। तो बहरहाल तो इस डेमोक्रेटिक समिट के एंड पे जो एक जॉइंट स्टेटमेंट निकला उसमें जो डिक्लेरेशन था उसमें इंडिया ने एतराज़ किया यूक्रेन वार का जो पैराग्राफ था उस पे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो पैराग्राफ था उस पे, और इंटरनेट गवर्नेंस उस पे। जे शंकर जी भारत के फॉरेन पॉलिसी के रिस्पॉन्सिबल हैं और वो बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी उन्होंने चलाई है। किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, वो बार बार कहते रहे कि हमारी पॉलिसी हमारे अपने लोगों के सामने रख के बनाई जाती है, हम किसी दूसरे मुल्क की पॉलिसियों को टो नहीं कर सकते। तो इस तरह इस डेमोक्रेटिक समिट में 120 मुल्क थे लेकिन सिर्फ 73 कंट्रीज़ ने फाइनल डिक्लेरेशन को इंडोर्स किया। 12 कंट्री ने तो रिफ्यूज़ कर दिया, जिसमें इज़राइल, इंडिया, मैक्सिको, फिलीपीन वगैरह थे। और इंडिया ने साफ कहा कि डेमोक्रेसी समिट की जो डिक्लेरेशन है ना वो वेस्टर्न व्यू और वेस्टर्न लैंग्वेज, ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न कल्चर और वो चीज़ें हैं उसको नज़र में रख के बनाई गई हैं, जो कि हम सब के लिए कबूल नहीं। इंडिया इससे बिल्कुल दूर हटता है इस डिक्लेरेशन से, और ख़ास तौर पे इन 3 पैराग्राफ को तो हम बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर सकते। अजीज़ दोस्तों, डेमोक्रेसी समिट जो हुई है उसके बारे में एक्स ब्रिटिश MP
जो कि आईएसआई की पॉलिसियों को बहुत टो करते हैं और इस वक्त वो इमरान खान के चमचे बने हुए हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं इस डेमोक्रेसी समिट के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। I've only got time to turn to the funniest story of the week. Joe Biden is currently holding a democracy summit in southern Africa. That's right, in the very place where the United States and the United Kingdom and France and all the other so-called West supported racist, apartheid, white supremacist states right up until the very end. Margaret Thatcher, I was there, saw her lips move, called Nelson Mandela a common terrorist. The United States took Mandela off the terrorist list in 2008, in the 18th year of his presidency of the Republic of South Africa. And I got to thinking when I saw a very harrowing picture posted by one of my friends on Twitter earlier this evening. It's a picture that deserves to be seen far more widely. You'll find it on my Twitter feed. It's a picture of the Congo's first Prime Minister, Patrice Lumumba, half naked, in shackles, being pushed down aircraft steps by a Belgian military officer after his overthrow in a coup organized and executed by Britain, Belgium, and the United States of America. The newly elected President Jack Kennedy knew nothing of this coup, and the CIA defied him, lied to him, and conducted this coup behind their new president's back. But it happened. The CIA, MI6, and the hated Belgian colonist government that was finally having to leave power took this fine man, probably the greatest of all African leaders, and murdered him. They then dismembered him. They then dissolved him in acid and sent one of his teeth back to Brussels for safekeeping, for DNA. It was only returned to the Congo last year. The West murdered Patrice Lumumba. The West helped keep Nelson Mandela in prison for 27 years, most of them on Devil's Island, Robben Island, in the dungeons of apartheid. The West supported racist apartheid rule in the very southern Africa they're now holding a summit in to tell Africans how important their democracy is. There's the picture of the hero Patrice Lumumba being led down the steps of that aircraft to his death, his dismemberment, and his dissolving in acid. You couldn't make it up. And they wonder why Africans are utterly unmoved at their pleas to reject China and Russia and embrace them instead. China never occupied a square inch of Africa. Russia never occupied a square inch of Africa. As a matter of fact, when the West was supporting apartheid and white supremacist rule in southern Africa, it was the Russians who were arming, financing, and providing the diplomatic skeleton, backbone for the worldwide activities of the anti-apartheid movement, of the movement for liberation in southern Africa. I have many times spoken at the Patrice Lumumba University for the Friendship of the Peoples. It's not in San Francisco, it's not in London, and it certainly isn't in Brussels.
It's in Moscow. It's in Russia. I have been there, spoken there many times. Does that little vignette not explain something to you, the viewers, and the wider public about why the Africans will never hate Russia, will never hate China? China is building roads, railways, terminals, ports, harbors, infrastructure all over Africa. All the so-called West did was loot it and steal even the people of Africa themselves, chain them in the holds of ships, sailed them through the Middle Passage, tossing thousands of them overboard when they died as food for the sharks, and then those lucky enough to reach land were placed as beasts of burden in chains as slaves. You want Africans to support you, Mr. Biden, Mr. Sunak, Miss von der Leyen, Mr. Borrell, the people you just described as the people of the jungle while you sat in your garden. How does your garden grow now, Mr. Borrell? Have you seen the streets? अजीज दोस्तों, दूसरा हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ट्रंप। राहुल गांधी को भारत की एक कोर्ट डिस्क्वालीफाई करती है। अमेरिका कहता है हम उसके साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, और ओपोजिशन लीडर को आपने कैसे वो कर दिया, और ये अमेरिका बहुत करीब से इस चीज़ को देख रहा है और हम मॉनिटर कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसी राहुल गांधी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था बोस्टन में 2001, सितंबर 2001। और वो जब गिरफ्तार होते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, और सोनिया जी ने वाजपेयी जी से इंटरवीन करने को कहा। वाजपेयी जी ने वाजपेयी सरकार ने अमेरिकन अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया और राहुल गांधी को छुड़ाया था। वही राहुल गांधी जब भारत में गिरफ्तार तो नहीं हुआ, लेकिन भारत में उसके खिलाफ एक फैसला आता है तो अमेरिका के ड्रामा देखें। ऐसे ही दूसरा सवाल ये है कि अमेरिका अपने एक्स प्रेसिडेंट के साथ क्या कर रहा है। 200 साल की हिस्ट्री में किसी एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा। प्रेसिडेंट क्लिंटन सेक्सुअल पूरा एक एक्ट करते हैं जब वो प्रेसिडेंट होते हैं अपने स्टाफ के साथ, कुछ नहीं होता। वो अपनी टर्म भी पूरी करते हैं और इसके बाद भी उनके साथ कुछ नहीं होता, बल्कि उनकी बीवी को बाद में फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाता है। इनकी बीवी प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी बनती हैं। निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल इतना बड़ा था कि निक्सन को रिजाइन करना पड़ा, लेकिन क्रिमिनल चार्ज उस पर भी नहीं लगा, लेकिन ट्रंप के ऊपर लगा। इसलिए कि ट्रंप है ना, उसको खतरा समझती है बाइडेन सरकार। और ये रिपोर्ट है कि ट्रंप को जिस अटॉर्नी ने अरेस्ट करने का कहा है उसको फंडिंग जॉर्ज सोरोस की तरफ से होती थी। जॉर्ज सोरोस इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जो इकोसिस्टम एक्टिव हुआ है ना, वो ऐसी चीज़ों में बहुत एक्टिव है। आपको याद होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान मोदी जी और भारत सरकार से अमेरिका के ताल्लुकात हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे थे, और जिस हिसाब से ट्रंप आया इंडिया में, मोदी जी गए अमेरिका में, जिस हिसाब से क्लोजनेस थी वो दो लीडर्स के दरमियान नहीं थी, दो कंट्रीज़ के दरमियान थी। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने दोस्त खो रहा है। आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मोदी सरकार की दोस्ती तो है, लेकिन वो ठंडी पड़ रही है, और कई चीज़ों पे इंडिया ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया, इसलिए कि अमेरिकन पॉलिसी टोटली नेगेटिव जा रही हैं। अजीज़ दोस्तों, ट्रंप है ना, वो मिसफिट है। वो जंगें ख़त्म करने की बात कर रहा था, वो रशिया चाइना को क्लोज ला रहा था, डिफरेंसेस ख़त्म कर रहा था।
ट्रंप अमेरिका की हिस्ट्री का एक यूनिक प्रेसिडेंट था। उसका अपना लाइफ स्टाइल जो भी है, ठीक है भाई, वो एक बिलियनर है, सेल्फ मेड बिलियनर है ना, किसी से लेके तो पैसे नहीं वो किए ना। जिस तरह सोरोस से और चाइना से बाइडन का बेटा हंटर पैसे लेता रहा है, जिस तरह ये मतलब दूसरों से पैसे लेके अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, कम से कम ट्रंप तो अपना पैसा है ना उसका, उसने कमाया है, जिस अमेरिका के कॉरपोरेट सेक्टर का बंदा है, उसकी लाइफ स्टाइल है। तो अमेरिका के कॉरपोरेट सेक्टर में आप चले जाएं तो ज़्यादातर की ऐसी तरह की लाइफ स्टाइल होती है। इनका अपना कल्चर ही इस चीज़ की इजाज़त देता है। अब इसमें जो पोर्न स्टार के बारे में जो आया है, तो ये पोर्न स्टार का कहना ये था कि मेरे 2006 में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा है। 2005 में प्रेसिडेंट ट्रंप की शादी हुई थी, इनकी जो वाइफ है मेलिनी, इनके साथ। लेकिन वो कह रही हैं कि 2006 में, तो जब 2016 में प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे अमेरिका के प्रेसिडेंट का, तो उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्लैकमेल किया था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको $1,30,000 दिए थे चुप रहने के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अपने टोटल इनके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने सिर्फ इसलिए उसको चुप करने का कहा, चुप करने के लिए पैसे दिए कि वो मेरी प्रेसिडेंशियल कैंपेन पे नेगेटिव असर डाल सकती है। तो उसमें कौन सा ऐसा जुर्म हो गया? और साफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने गिल्टी नहीं अपने आप को वो किया, उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे उसके साथ कोई ऐसा मैंने वो नहीं किया था। मेरा सवाल ये है कि जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन के ऊपर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पैसे लेने के कितने इल्ज़ाम हैं सबूत के साथ, तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज क्यों नहीं लगा? खैर, प्रेसिडेंट ट्रंप मिसफिट हैं। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट कहते हैं, एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नाइब बुकेले, वो कहते हैं कि सोचें कि अगर किसी और मुल्क में गवर्नमेंट ने अपने मेन ओपोजिशन कैंडिडेट को इस तरह गिरफ्तार किया होता, तो अमेरिका की आर्मी वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, ह्यूमन राइट्स रिस्टोर करने के लिए अमेरिकन आर्मी नेटो की फौजें लेके पहुँच जाती। लेकिन खुद अमेरिका अपने नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन का जो मेन कैंडिडेट है बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, उसको इस तरह ट्रीट कर रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोर्ट में पेश होने के बाद ये बयान दिया है, We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear-armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. Nothing is more important than avoiding that nightmare. We will avoid it, but we need new leadership. Every day this proxy battle in Ukraine continues, we risk global war. We must be absolutely clear that our objective is to immediately have a total cessation of hostilities. All shooting has to stop. This is the central issue. We need peace without delay. In addition, there must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad, while they turn us into a third world country and a third world dictatorship right here at home. The State Department, the defense bureaucracy, the intelligence services, and all of the rest need to be completely overhauled and reconstituted to fire the deep staters and put America first. We have to put America first. Finally, we have to finish the process we began under my administration of fundamentally reevaluating NATO's purpose and NATO's mission. Our foreign policy establishment keeps trying to pull the world into conflict with a nuclear-armed Russia based on the lie that Russia represents our greatest threat. But the greatest threat to Western civilization today is not Russia. It's probably
more than anything else, ourselves and some of the horrible USA-hating people that represent us. It's the abolition of our national borders. It's the failure to police our own cities. It's the destruction of the rule of law from within. It's the collapse of the nuclear family and fertility rates like nobody can believe is happening. It's the Marxists who would have us become a godless nation worshiping at the altar of race and gender and environment. And it's the globalist class that has made us totally dependent on China and other foreign countries that basically hate us. These globalists want to squander all of America's strength, blood, and treasure, chasing monsters and phantoms overseas while keeping us distracted from the havoc they're creating right here at home. These forces are doing more damage to America than Russia and China could ever have dreamed. Evicting the sick and corrupt establishment is the monumental task for the next president. And I am the only one who can do it. I'm the only one that can get the job done. I know exactly what has to be done. तो अजीज दोस्तों, तीसरा टॉपिक मेरा जो है वो ज़रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो आपको याद होगा कि ट्रंप के साथ मोहम्मद बिन सलमान के कितने अच्छे ताल्लुकात थे, मोदी जी के कितने अच्छे ताल्लुकात थे। ट्रंप ने रशिया और चाइना के साथ कोई झुकाव नहीं किया, लेकिन रिलेशनशिप वाज मच इन बेटर। और दूसरा, ट्रंप हमेशा से कहते रहे कि नेटो के रोल को असेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका नेटो बनाया था कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के खिलाफ। सोवियत यूनियन टूट गया, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई। अब वो नेटो को पूरी दुनिया में अपनी बदमाशी के लिए यूज़ करते रहे, चाहे वो सीरिया पे हमला हो, इराक पे हमला हो, सोमालिया पे हमला हो, लीबिया पे हमला हो, जहाँ मसला हो नेटो घुसा देते हैं। जब एक एग्रीमेंट था गोरबाचोव एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि हम नेटो को रशियन बॉर्डर तक नहीं ले जाएंगे, आज आप देखें कि रशियन बॉर्डर के साथ कितने कंट्रीज़ हैं जो कि नेटो के मेंबर्स हैं। अब आप उस हद तक अगर चीज़ों को ले जाएंगे तो फिर आप रशिया को तो तपाएंगे ही ना। अब आप ये देखें कि अब लेटेस्ट जो आया है नेटो का मेंबर वो फिनलैंड है। उसका बॉर्डर मिलता ही दो मुल्कों से, स्वीडन से, नॉर्वे से और रशिया से। सबसे लंबा बॉर्डर उसका रशिया से मिलता है। फिर लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, इन सब मुल्कों को आपने नेटो के साथ मिला लिया। अब आप यूक्रेन को लेने जा रहे थे, तो ये तो किसी की बर्दाश्त आजमाने की बात है। तो प्रेसिडेंट बाइडेन अपने दोस्त लूज करता रहा। बाइडेन ने जब सरकार बनाई थी 2000 अपनी इलेक्शन कैंपेन थी जिसको, तो उसने कहा था कि हम सऊदी अरब को एक पारिया बना के छोड़ेंगे और हम सऊदी अरब के ख़िलाफ़ पूरी सख्ती से चीज़ों को निपटेंगे। अब यह है कि आप जब किसी के बारे में इस तरह की बात करेंगे तो आप अपना दोस्त खो लेंगे। मोहम्मद बिन सलमान एक रिवॉल्यूशनरी लीडर है। वो सऊदी जो बादशाह सलमान है और उसके जो भाई इससे पीछे बादशाह थे, और इससे पहले इनके फादर मोहम्मद बिन सलमान के दादा किंग अब्दुल अजीज़, वो ब्रिटिश से एक तरह से ब्रिटिश के साथ उनके एग्रीमेंट थे। 50s में अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहोवर से उनकी मीटिंगें हुई, आरामको अरबियन ऑयल कंपनी बनी। तब से सऊदी अरब ब्रिटिश और अमेरिकन पॉलिसीज़ को टो करता रहा और अमेरिका उसका फ़ायदा उठाता रहा दो तरह से कि सऊदी अरब के पेट्रोल को उसने अपनी करेंसी डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए यूज़ की। उस जो ओपेक बनी, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में पेट्रोल के मामलात को देखती है, वो अमेरिकन इशारे पे चलती रही और पेट्रोल की प्राइस अमेरिका के कहने पे
ऊपर नीचे होती रही, पेट्रोल की प्रोडक्शन ऊपर नीचे होती रही। सऊदी अरब चुपचाप, और सऊदी अरब का मतलब होता है कि इसके पीछे मिडिल ईस्ट, जिसमें इराक है, कुवैत है, इमारात है, ओमान है, ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो सब उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल सऊदी अरब इज़ द मेजर इकोनॉमी ऑफ मिडल ईस्ट। आप उसको, दूसरा अमेरिका का फ़ायदा ये था कि हथियार बेचता था, सऊदी अरब को डरा के रखा हुआ था, ये सदाम हुसैन तुम पे हमला करेगा। पहले ईरान से भिड़ाया सदाम हुसैन को, वो सऊदी अरब का पैसा यूज़ होता रहा। फिर सदाम हुसैन को मॉन्स्टर बना के सदाम हुसैन के नाम पे उधर अपने अड्डे बनाए सऊदी अरब में, और अपना सारा हथियार बिलियंस ऑफ डॉलर का बेचता रहा। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार हथियारों का जो है वो सऊदी अरब है, और वो अपना 78% हथियार अमेरिका से खरीदता है। तो अमेरिका हर लिहाज से सऊदी अरब का फ़ायदा उठाता रहा। आज मोहम्मद बिन सलमान जब आया है तो उसको अंदाज़ा हो गया कि ये भाई साहब सीधा सीधा मामू बना रहा है हमें। आज सऊदी अरब इंडिपेंडेंट पॉलिसी की तरफ आया, वो चाइना रशिया से क्लोज होता रहा, अमेरिका से इसकी दूरी होती रही। सऊदी अरब की लीडरशिप को एहसास हो गया कि अमेरिका किस तरह इनका यूज़ करता रहा। ऑयल का इस्तेमाल, पेट्रोल का 100 साल से इंग्लैंड और अमेरिका के करीब पेट्रो डॉलर और सऊदी अरब में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस। सऊदी अरब अमेरिका की प्रॉक्सी वार्स को फंडिंग करता रहा। सीरिया में जो कि रशिया का एलाय था, उसमें 2011 से जो ISIS बनी, और वहाँ पे जो रशियंस लड़ रहे थे ना, जिससे वो फंडेड बाय सऊदी अरब ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अमेरिका। चेचनिया में सिविल वार चलवाई, एंटी रशिया मूवमेंट चलवाई, वो अमेरिका ने सऊदी फंड से कराई। 80s में जो अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन जो लड़ रहे थे वो सऊदी पैसे पे लड़ रहे थे। USSR का टूटना, सऊदी अरब का बहुत बड़ा हाथ है। सऊदी पैसा टोटल USSR के खिलाफ यूज़ हुआ। लेकिन फिर मोहम्मद बिन सलमान को चीज़ें समझ में आईं, और 2007 में रशिया का व्लादिमीर पुतिन पहला रशियन लीडर बना जो सऊदी अरब की विज़िट पे गया, और वहाँ उसकी मोहम्मद बिन सलमान से दोस्ती शुरू होती है। अब पुतिन और चाइना, इन दोनों ने मिलकर सऊदी अरब को समझाया कि यह यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, जो कि दुनिया का पूरा ऑयल प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे जंगें अच्छी चीज़ नहीं है, यहाँ पे अमन लाओ। इराक के साथ सऊदी अरब को लड़ाया, सीरिया के साथ सऊदी अरब को लड़ाया, यमन के साथ सऊदी अरब को लड़ाया, ईरान के साथ सऊदी अरब का पंगा। इसने कहा, इनको समझाया मोहम्मद बिन सलमान को, और समझ में आया मोहम्मद बिन सलमान। ईरान के साथ मुआहदे हो गए, सीरिया के साथ एग्रीमेंट हो गया, सीरिया के अब एम्बेसीज खुल रही हैं इमारात में, इवन कतर के साथ सऊदी अरब को भिड़ाया गया। ये चीज़ें मोहम्मद बिन सलमान को समझाई गई पुतिन और चाइना की तरफ से, और सऊदी अरब ने इन चीज़ों को समझा, और आज सऊदी अरब दूर हो रहा है अमेरिका से। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अभी सऊदी अरब अमेरिका के चुंगल से बिल्कुल आज़ाद नहीं हो सकता, कि क्योंकि अमेरिका जो हथियार सप्लाई करता है ना, उसका चाबी है ना वो अमेरिका के पास ही रहती है। तो इसलिए आज हम सऊदी अरब के पास जितना हथियार है वो अमेरिका का है, वो इतनी जल्दी जान नहीं छूट सकती। लेकिन रिसेंट में क्या हुआ कि अभी परसों तरसों ओपेक ने 1.6 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन कम कर दी। उन्होंने फैसला किया है कि हम 1.6 मिलियन बैरल पर डे कम करेंगे, और मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था।
प्रोडक्शन कम होगी तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी। अमेरिका और यूरोप में वैसे ही इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मामलात इनके ख़राब हो गए हैं और महंगाई बढ़ गई है, इनकी इकोनॉमीज तबाह हो रही हैं। अमेरिका का पेट्रोल का जो रिज़र्व है वो कम हो रहा है। अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस चक्कर में थी कि वो पेट्रोल खरीद लेगी, बहुत ज़्यादा रिज़र्व अपना पूरा कर लेगी, लेकिन अब वो पीछे हट जाएंगे। नॉर्मली 2 मिलियन बैरल पर डे कम करना था, लेकिन ये 1.6 मिलियन पे एग्री हुए हैं। रियाद ने कहा है कि 5 लाख बैरल पर डे हम कम करेंगे। इराक 2,11,000 बैरल पर डे कम करेगा। इमारात 1,44,000, कुवैत 1,28,000, ओमान 40,000, अल्जीरिया 48,000 और कजाकिस्तान 78,000 बैरल पर डे कम करेंगे। इस तरह 1.6 मिलियन बैरल पर डे ये कम होगा। ये एक ऐसा झटका है जो अमेरिका के डिक्टेशन से ऐसे ही पीछे हट रहे हैं जैसे इंडिया हट रहा है, जैसे आस्ते आस्ते दूसरे मुल्क पीछे हट रहे हैं। आरबीसी कैपिटल मार्केट की हेड ऑफ कमोडिटी स्ट्रेटेजी हेलिमा क्रॉफ्ट ने कहा है कि सऊदी अरब अमेरिका की मर्जी के बगैर ये चीज़ें कर रहा है, विच इज़ स्ट्रेंज। चाइना के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि चाइना की बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और काफ़ी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं। उसमें सऊदी अरब डायलॉग पार्टनर की हैसियत से शामिल कर गया है। सऊदी अरब अप्लाई कर रहा है परमानेंट मेंबरशिप की, और सऊदी अरब इस तरह परमानेंट मेंबर बन जाएगा और चाइना की स्पॉन्सरशिप से ईरान के साथ इनका ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। $3.6 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से सऊदी अरब ने चाइना की रोंगशेंग पेट्रोकेमिकल कंपनी में 10% शेयर खरीद लिए हैं और वो इन्वेस्टमेंट की है $3.6 बिलियन की। 480,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल इस कंपनी में अब रिफाइन होगा। सऊदी अरब ने अमेरिका की दोस्ती ख़त्म नहीं की है, लेकिन अब सऊदी अरब अपने दोस्त बढ़ा रहा है और एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा। सऊदी एनालिस्ट अली शिहाबी ने कहा है कि अमेरिका के साथ जो गुलामी जैसे ताल्लुकात थे ना, वो अब ओवर हो चुके हैं। हम अब मोर ओपन रिलेशनशिप में हैं। अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती आज भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चाइना, इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस और दूसरे मुल्कों से भी हमारी अब स्ट्रॉन्ग दोस्ती है। अमेरिका का जो इकोसिस्टम है वो इंडिया को नीचे रखने के लिए अपने प्रोवोकेटर एजेंट जॉर्ज सोरोस को एक्टिव किया हुआ है, और जॉर्ज सोरोस इंडिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए अपनी कैपिटलिज्म, अपने स्टाइल की कैपिटलिज्म लाने के लिए वहाँ पे वायोलेंट आइडियोलॉजीज़, इस्लामिज़म, खालिस्तानिज़म और कम्युनिज़म को प्रमोट कर रहा है। और ये अमेरिका के इस मकसद को पूरा करने के लिए है कि अमेरिका चाहता है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो कि अमेरिका का बनाया हुआ है उसमें वो एक मजबूत भारत चाहता है, लेकिन ग़ुलाम भारत चाहता है जो कि अमेरिका के इशारे पे चले। भारत के साथ भी सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। सऊदी स्टेट सिक्योरिटी और भारत की रॉ ने एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत वो काउंटर टेररिज्म के लिए मिल के आगे काम करेंगे। तो अजीज़ दोस्तों, इंटरनेशनल सिनारियो बदल रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कई ब्लंडर्स की वजह से पीछे अमेरिका को लेके जा रही है, और आप देखिएगा कि ये अमेरिका के हिस्ट्री का नाकाम तरीन प्रेसिडेंट जो बाइडेन डिक्लेयर होगा। अजीज़ दोस्तों, ये
अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए एक अच्छी चीज़ हो रही है कि एटलीस्ट दुनिया एक यूनिपोलर सिस्टम से एक बदमाश जो कि दुनिया के दूसरे छोटे छोटे पावर्स जो हैं अमेरिका के मुकाबले में, इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उनको साथ मिला के नेटो बना के पूरी दुनिया में दंदनाता फिर रहा था, आज पावर बेसिस बन रहे हैं, पावर बेसिस चेंज हो रहे हैं, पावर दुनिया में डिवाइड हो रही है। मैं चाइना की जो डिक्टेटोरियल कम्युनिस्ट पार्टी है उसको हमेशा कंडेम करता रहा हूँ और आज भी करता हूँ। ये एक बदमाश अमेरिका को निकाल के आप दूसरे बदमाश चाइना को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये भी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि आफ्टर ऑल अमेरिका है तो डेमोक्रेसी ना, आप अमेरिका को चाइना के मुकाबले में कम करना क्यों चाहते हैं? तो किस किस्म की डेमोक्रेसी है, ज़रा मुझे समझा भी दें आप। वो डेमोक्रेसी जो इराक में पूरी दुनिया में दंदनाती फिर रही है। तो मैं अगर अमेरिका को बुरा कह रहा हूँ तो चाइना को भी कोई अच्छा नहीं कह रहा। मैं रशियन रोल को भी कोई वो अच्छा नहीं बता रहा कि रशिया ने भी सोवियत ज़माने में कई कंट्रीज़ पे कब्ज़े किए हुए थे और कई चीज़ें हैं, लेकिन आफ्टर ऑल पावर डिवाइडेड होती है ना तो दुनिया में जंगें कम होती हैं। आपने देखा होगा कि कोल्ड वार के ज़माने में 1945 से लेके सोवियत यूनियन टूटने तक कोल्ड वार के ज़माने में बहुत कम जंगें हुई। वियतनाम की हुई, इस तरह 2-3 आप गिनवा सकते हैं, या अरब इज़राइल वार्स हुई, और इस तरह इंडिया पाकिस्तान कम हुई, कम नुकसान कंपेयरिंग टू सोवियत टूटने के बाद, कम्युनिज़्म ख़त्म होने के बाद। आप बताएं दुनिया में क़यामत नहीं आई? ईरान इराक वार में मिलियंस ऑफ लोग फौजी मरे हैं और सिविलियंस मरे हैं। फिर इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, फिर पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार्स, ये अमेरिका के इशारे पे ही चलती रही है ना। फिर अफ़गानिस्तान 42 साल से जंग में है, सोमालिया में जंग हुई, यूरोप में इतनी बड़ी जंग हुई, सर्बिया, बोस्निया की, इतनी सारी जंगें इसलिए हुई कि दुनिया में एक बदमाश था जो अपने स्टाइल की डेमोक्रेसी, अपने स्टाइल का ह्यूमन राइट्स, अपना कल्चर, भाई LGBT आपको पसंद है रखें भाई अपने मुल्क में, आप दुनिया के हर मुल्क में क्यों उसको लेके जा रहे हैं? यहाँ पे इंग्लैंड में प्राइमरी स्कूलों में आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्या है? मैं खिलाफ नहीं हूँ भाई, कोई LGBT का है, कोई गे है, कोई होमो है, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी, आप उसको बच्चों को प्रोमोट क्यों कर रहे हैं? ये ऐसी कौन सी खूबसूरत इतनी ज़्यादा आइडियोलॉजी है? आपकी होगी, आप रखें अपने पास। आप इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान को क्यों मजबूर कर रहे हैं? ज़रूरी तो नहीं कि आपकी जो कल्चर है वो दुनिया में हावी हो जाए सब जगह। इस स्टाइल की हमें नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, इस स्टाइल के ह्यूमन राइट्स हमें नहीं चाहिए। जो आप वायोलेट करो, इराक में, सीरिया में, लीबिया में मिलियंस ऑफ लोगों को मार दो तो सही है। तो अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।